Let us start today's workshop, which is an interactive session on the शरद ऋतु में कैसे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, इसके बारे में अगर हमको चर्चा करनी है, जिसके लिए हम आज जीवनी सोसाइटी ने जो एक निरामय का आयुष हेल्थ और वेलनेस का रिसोर्स सेंटर बनाया है, उसके प्लेटफॉर्म से हम ये इनिशिएट कर रहे हैं। ये निरामय का आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का पूरा प्रोग्राम हमारी जो देशव्यापी एक मिशन समृद्धि आयोजन है, उसकी तरफ से, उसके सहयोग से किया जा रहा है। आप में से कई लोग जानते हैं जीवनी सोसाइटी के बारे में पहले से, पर कुछ साथियों जिनको जीवनी सोसाइटी की बैकग्राउंड का नहीं पता है, तो करीब 89-90 के आसपास लखनऊ में ये ग्रुप शुरू हुआ और हमने बाकी कार्यक्रमों के साथ में एक पत्रिका, जीवनी पत्रिका की नाम की, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में स्वास्थ्य पत्रिका शुरू की थी, जो 6 अंक जिसके निकालते थे हम साल में, क्योंकि 6 ऋतुएं होती थी, तो ऋतु के हिसाब से हर ऋतु का एक अंक हो जिसमें उस ऋतु के बारे में हम लोग जानकारी शेयर करते थे कि कैसे उस ऋतु में स्वस्थ रहा जाए, उसके उस समय ऋतु का क्या विशेषता होती है, हमारे पर्यावरण में क्या परिवर्तन आते हैं, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, और उनको मैनेज करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जिसको आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं, जिसके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट्स आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो वो पत्रिका शुरू की और फील्ड में, गांव में और हर्बल गार्डन बना के हेल्थ कैंप्स करना, इस तरह की एक्टिविटीज शुरू की थी मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए। और जो पारंपरिक स्वास्थ्य की विधाएं हैं जो लोक स्वास्थ्य में हैं, दादी माँ का बटुआ जैसी चीजें, इनको प्रमोट करें। जो आपकी घरेलू रसोई में नुस्खे होते हैं, उनको कैसे हम स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, इस तरह की काफी सारी चीजें हम लोगों ने शुरू की। और फिर धीरे धीरे और पब्लिकेशंस भी किए, कई मीटिंगें की हम लोगों ने, फील्ड में इंटरवेंशंस किए, जैसे कानपुर के जॉन्डिस के एपिडेमिक में किया। तो वो जो लिटरेचर वगैरह हमने काफी सारा तैयार किया, ये पत्रिका निकलती रही करीब 10 वर्ष तक, काफी लार्ज स्केल पर सर्कुलेशन भी होता था। एक पोस्टर्स की सीरीज हमने बनाई जिसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी एक एक पोस्टर में देते थे, और कुछ रोगों के संबंधन के लिए भी हमने बनाए थे। ऐसे धीरे धीरे ये काम चलता रहा। तो ये रीतिका जी आपको जो अगले स्क्रीन पे दिखा देंगी, जो हमारे पब्लिकेशंस रहे, ये पत्रिका और छोटी छोटी बुकलेट्स हमने शुरू की, जैसे बच्चों की देखभाल या दांतों की सुरक्षा या त्वचा की देखभाल कैसे करें, इस तरह की चीजें। तो ये बुकलेट्स और बुक्स हमने शुरू की, जैसे मातृ शिशु स्वास्थ्य में उपयोगी जड़ी बूटियां, या पारंपरिक जो चिकित्सा है, या एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज में फर्स्ट एड के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग विषयों पर हम लोग करते थे। और फिर स्वास्थ्य की परंपराओं से लेके पशु रोगों की देखभाल कैसे करें, या आहार और पोषण के आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या होते हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए कोई 51 औषधि पौधों का हमने एक पुस्तक निकाली थी। ये सारी पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं, बहुत लोग ले जाते हैं। आप में से किसी को चाहिए तो बाद में हमने सोसाइटी का लिंक वगैरह डिटेल भी दिया हुआ है। और हमने काफी सारी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, जिसमें जैसे हमने जॉन्डिस के एपिडेमिक पे काम किया, तो जॉन्डिस का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन, सभी के एक्सपर्ट्स को बुला के ये हमने एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो CDRI के साथ मिलके, SGPGI के साथ मिलके, आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ मिलके और कई संस्थाओं के साथ मिलके हमने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, सेमिनार किए हैं। उनके कुछ रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इनमें से कुछ चीजें अगर आपको चाहिए हैं तो ये पब्लिकेशन वगैरह भी ले सकते हैं। इन सब में हमारा रहता था फोकस कि हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो जो बाकी काम चल रहा था, इस बीच में मिशन समृद्धि की स्थापना हुई करीब 4-5 वर्ष पहले, और उसमें हमारी जीवनी सोसाइटी का भी एक काफी सक्रिय भूमिका रही है, जो एक सस्टेनेबल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करती है, जिसमें हेल्थ के कंपोनेंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं जीवनी सोसाइटी की तरफ से। तो जो हेल्थ में हमारा है कि लोग स्वस्थ कैसे रहें, इस पर फोकस है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करें, रादर देन कि हम बीमारियों के मैनेजमेंट
इवेंट के ऊपर काम करें उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। उस फोकस के साथ हमने अभी एक निरामय के नाम से आयुष हेल्थ एंड वेलनेस का रिसोर्स सेंटर बनाया है, जिसमें ये सारी और बहुत सारी जानकारियां हम चाहेंगे कि लोगों के पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जाए। उस सीरीज की हमने कोरोना पे कुछ वेबिनार्स किए हैं पहले, और अभी ये अवेयरनेस में एक पहली वर्कशॉप हम कर रहे हैं, शरद ऋतु में कैसे हम अपना स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, उसके लिए सरल घरेलू उपचार और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, जिसके बारे में अभी आपको वितिका और शची जी बताएंगी। डॉक्टर मनदीप जो हमारे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर हैं, जो रस शास्त्र या दवाओं को कैसे बनाते हैं उसके विशेषज्ञ हैं। वैद्या सौम्या आयुर्दीपक के नाम से एक आयुर्वेद और पंचकर्म का सेंटर भी चलाती हैं, और ये वैद्य के साथ मनोरोग चिकित्सा की भी विशेषज्ञ हैं, और ये लोग अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीतिका जी, शची जी, आप लोग शुरू करिए, आगे बढ़ाइए। Thank you, Naren sir. I think we have got a very good introduction about how Niramya started and how is it a part of Jeevnia Society, and we'll take the workshop forward. I would like to introduce to my moderating companion today, who is Shachi Singh. Shachi Singh is a renowned social worker and passionate change maker, founder and member of several non-profits. She is also the state program manager for Mission Samriddhi, Uttar Pradesh. Thank you, Vritika. Thank you, Dr. Mehrotra. And Dr. Mehrotra has beautifully set the context, I think, already. And let me take this opportunity to welcome our respected, esteemed panelists and resource persons, Ved Mandeep Jaiswal ji and Ved Soumya ji, and also introduce to this group my moderating companion, Vritika. Vritika is a fellow with the Jeevanya Society, and she has been working in the field of public health since last 5 years, and she has reversed her autoimmune disorder through Siddha traditional knowledge, and is passionate towards integration of Ayush health systems. With that, I think let's begin. Vritika, over to you to start the program today. Yeah. Thank you. Thank you. मई से जुलाई के बीच जब ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप रहती है, उसके पश्चात जुलाई से सितंबर में जब मॉनसून के अतिरिक्त धरती कीचड़ और दलदल से भर जाती है, हेमंत ऋतु में जब नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मध्य गहरी ठंड पड़ती है, इन्हीं सब ऋतुओं के बीच में एक ऋतु आती है मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच में, जिसे हम कहते हैं शरद ऋतु। और हाँ, ये ऋतु जो आजकल चल रही है, ये शरद ऋतु ही तो है। इस ऋतु में कई सारे त्योहार भी आते हैं, दिवाली, दशहरा, पर उसी के साथ साथ हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है और चंद्रमा का तेज काफी तीव्र होता है। साथ में जो दलदल और कीचड़ से धरती भर जाती है, वो कहीं ना कहीं सूखने लगती है और पेड़ों के पीले, लाल, नारंगी पत्ते झड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद पेड़ किसी बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल वृतिका। आई थिंक जो लोग आमतौर पे शरद ऋतु नहीं समझते हैं, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली शरद ऋतु में हम अपने आसपास क्या बदलाव देखते हैं। पर ऋतु के हिसाब से शरीर की आवश्यकताएं बदलती हैं, हमें स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला प्रश्न मेरा मनदीप जी से ही है। वैद्य मनदीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, शरद ऋतु जैसा कि वृतिका ने बताया, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए? किस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा होता है? इसके बारे में पहले आप सबको बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आयुर्वेद के प्रति पुनः सभी लोगों का रुझान बढ़ा है, और अभी जैसे आपने शरद ऋतु का कहा, इसी तरीके से हमारे आयुर्वेद में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ऋतुएं तो सभी लोग जानते हैं, खासकर हम पुराने भाषा में और आज के डेट में जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये जो वर्तमान में चल रहा है, ये शरद ऋतु चल रही है, जो कि लगभग ये 15 सितंबर से 15 नवंबर तक के बीच के लगभग समय को माना जाता है। इसमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु चली गई होती है, जस्ट वर्षा
ऋतु बीती होती है तो उसके जो शीतलता है, जो वर्षा के कारण हम शीतलता है, उससे हम निकलकर और वर्षा बादल साफ हो गए, बिल्कुल आसमान साफ हो गए तो तेज धूप आने लगती है। तो इस तेज धूप के पड़ने से शरीर में जो लोग पहले उधर शीतलता लिए हुए और तेज धूप में आने से, अच्छा रात में और सुबह में थोड़ी सी सर्द रहती है, ठंडक आ जाती है, तो लोग थोड़ा सा अगर व्यक्ति जैसे धूप दिन में ज्यादा ले लिया तो वो बीमार पड़ सकता है, या रात में ज्यादा ओस में बैठ गया तो भी बीमार पड़ सकता है। तो वो उसकी एक बैलेंसिंग करनी होती है। ये शरद ऋतु में हमें इस चर्या का ध्यान रखना होता है। शरद ऋतु इसी समय के उसमें रहता है और इसमें खान पान से लेकर विभिन्न चीजों का जो कि ध्यान रखना पड़ता है, रिकमेंडेड होते हैं। वंडरफुल। वैद साहब, मनदीप जी अक्सर कहते हैं ना कि इस पित्त का ध्यान रखने की जरूरत है, तो इसके बारे में भी थोड़ा अगर आप बताएं कि जी इसका बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे वर्षा के बाद जो मैंने बताया, शीतलता के बाद जो तीव्र धूप होती है, अगर उसमें कुछ लोग ज्यादा सेवन करने लगते हैं, आतप सेवन यानी धूप का सेवन, यानी सनलाइट में बैठने लगते हैं, क्योंकि सुबह शाम ठंड होती है तो उससे शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। वर्षा में ऐसा माना जाता है पित्त, अब इसमें वात पित्त कफ भी हमें समझने की चीज है। जी जी। तो यहाँ पे पित्त जो आपका समझने की चीज है कि अगर मैं कहूँ आम भाषा में बोल चल रहे, साइंटिफिक भाषा या आयुर्वेद भाषा में तो नहीं, लेकिन आम पब्लिक के समझने की भाषा में ये कह सकते हैं, ऐसी जो भी चीजें जिससे शरीर में उष्मा की उत्पत्ति महसूस हो, जलन की महसूस हो, गर्मी लगे, उत्तेजना लगे, ये सारे जो सिम्टम बढ़ते हैं तो वो पित्त के कारण बढ़ते हैं। ये एक बैलेंस में रहते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब ये बैलेंस से ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। बैलेंस से कम होने पे भी हार्मफुल होते हैं, ऊपर जाए तो शरद ऋतु में जनरली सामान्य से ऊपर होने लगता है। जैसे ही हम आतप का सेवन करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक शरीर के अंदर सामान्य से बढ़ने लगता है। तो हमें ऐसी चीजों का खान पान और आहार विहार नहीं करना चाहिए जो कि इसको और सपोर्ट करे बढ़ने में, यानी कि हमें शीतलता का अनुभव करना चाहिए। इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार भी आता है शरद पूर्णिमा, जिसको लोग मनाते भी होंगे, अभी कल ही गया है। रात में लोग शीतल खीर, शीतल चंद्रमा की रोशनी में रख के और उससे सेवन करते हैं ताकि वो पित्त का शमन हो। थैंक यू मनदीप जी। सौम्य, आपसे थोड़ा सा कफ और वात, क्योंकि ये हमारा पहला जो है वर्कशॉप है, तो बहुत सारे लोग शायद कफ, जो वात और पित्त के जो 3 शब्द है, इनके बारे में थोड़ा सा और अगर आप विस्तार में बता सके। पित्त के बारे में तो मनदीप जी ने बताया, पर बाकी 2 जो प्रवृत्ति है उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा और विस्तार से बताएं तो। पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करूंगी कि दोष और प्रकृति, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि क्या डिफरेंस है। प्रकृति जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो दोष, दो दोषों से, 3 दोषों से या 1 दोष से मिलके प्रकृति बनती है। तो इसमें पित्त का जो सर कवर कर चुके हैं, वात प्रकृति जो है वो तब समझ आएगी जब वात दोष का आपको पता होगा। तो वात दोष जो है वो आपके बॉडी में जितने मूवमेंट्स हैं, जैसे आप ब्लिंकिंग कर रहे हैं आईज की, या वी कैन टॉक टुगेदर, तो हम लोग जब चबा रहे हैं कोई खाना तो उसमें भी वात का ही फंक्शन आपका चल रहा है, इंक्लूडिंग योर एक्सक्रीशन, जैसे पसीना आपका, मोशंस, यूरिन, ये सारी चीजें वात के कंट्रोल के अंदर। देन कफ को अगर देखा जाए तो कफ आपके बॉडी में एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, आपके ऑर्गन्स को जो एक शेप देने का काम, और जो आपका आपके अंदर स्टेबिलिटी होती है, मेंटल और फिजिकल दोनों, वो कफ की वजह से होती है। तो ये दोनों दोष अगर हम बहुत सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो इसी तरीके से। सिंपल फॉर्म में ही समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम में और आगे फेसबुक के माध्यम से भी जानेंगे, बहुत सारे लोग टेक्निकल वर्ड्स नहीं समझते हैं। तो हमारा पर्पस भी यही है कि हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों तक जो हमारे आयुर्वेद का इतने सालों का जो विज्ञान है और ज्ञान है उसको पहुंचा सके, वो मकसद है। सो थैंक यू। ओवर टू यू वृतिका फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सौम्या जी, एक चीज और जानना चाहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि अभी हमने सुना मनदीप जी से भी कि इस ऋतु में थोड़ा पित्त का ज्यादा प्रकोप है, और तो जाहिर सी बात है कि इस ऋतु में फिर कुछ खान पान पे भी हमें पित्त से संबंधित उन बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा।
कि और पित्त अगर जलन और इससे संबंधित है तो फिर किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए और किस तरह का आहार नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में हमें थोड़ा समझाएं। चूंकि नेचुरली इस ऋतु में पित्त हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, चाहे आप कुछ ना भी करें, बट वो नेचर ने ही इस तरह का ये ऋतु को बनाया हुआ है कि पित्त बढ़ेगा ही। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो आहार पित्त का शमन करते हैं, मतलब पित्त को पैसिफाई करते हैं बॉडी में, वो लेना चाहिए। उसमें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं, जैसे 6 टेस्ट में से 3 टेस्ट मधुर, तिक्त और कषाय, यानी कि स्वीट टेस्ट के जो फूड्स होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं, देन तिक्त जो है बिटर, और कषाय दैट इज एस्प्रिन। तो ये 3 टेस्ट पर्टिकुलरली इस ऋतु में ज्यादा लेने चाहिए। और पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, पर्टिकुलरली अगर आप मिडिल एज में, देन यू हैव टू बी कॉशियस कि इस टाइम पर आपका पहले से ही पित्त मिडिल एज में ज्यादा होता है, आप शरद ऋतु में भी हैं, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की इस टाइम पे जरूरत है। और अबाउट डिसऑर्डर्स, जो आपने बोला कि इस समय पित्त की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जलन वगैरह होती है, तो जैसे दाह जो बोलते हैं, जैसे जलन, बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में हो गया, किसी के हाथ पैर में हो गया, तो वो पित्त की वजह से हो रहा है। अगर वो सीवियर है देन तो आपको किसी फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी, बट अगर वो हल्का फुल्का इस ऋतु की वजह से आपको महसूस हो रहा है, देन पित्त को शमन करने वाली चीजें जैसे आंवला है, आपके जो शाली राइस होते हैं, रेड राइस बहुत पॉपुलर एक फूड है इंडिया में, तो वो कंज्यूम करना चाहिए। घी का यूज ज्यादा करना चाहिए अपने खाने में, जैसे रोटी में घी ऊपर से अप्लाई करके खाया। मिल्क का यूज, कुछ स्वीट्स ऐसी इस तरह की बनाइए, जैसे सर ने भी अभी एग्जाम्पल दिया था शरद पूर्णिमा, तो इसमें पर्टिकुलरली जो है इन चीजों से बनी हुई खीर, जो है इंग्रेडिएंट्स इस तरह के, जैसे कि आपका मिलेट्स हो गए और कुछ मुनक्का वगैरह, ये सब यूज किया आपने उसमें, तो वो आपका पित्त का शमन करेगा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग। और उसके अलावा आप करेला इस सीजन का होता है, वो लेते हैं थोड़ा बहुत। एंड अदर देन दैट आपको जो बहुत सारे ऑप्शंस अगर वेजिटेबल्स के देखे जाएं, तो यू कैन हैव परवल, जो पॉइंटेड गोट्स मिलते हैं इस समय मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। देन कुंदरू ले सकते हैं। अमंग फ्रूट्स, जैक फ्रूट जो है, वो जो पका हुआ उसका अच्छा फ्रूट आता है, दैट यू कैन कंज्यूम। आंवला जो है, आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज में, कीपिंग इन माइंड कि उसमें कोई तीखी चीज या कोई ऐसी चीज ना हो जो पित्त को बढ़ा रही हो, वो ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी चीजें डेली लाइफ में कंज्यूम करनी चाहिए। थैंक यू सौम्या। एक सवाल और मन में आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि 3 तरह के स्वाद हमें सेवन करने हैं, तो इनका क्या कोई लॉजिक है कि यही 3 स्वाद क्यों, जैसे सॉल्टी या सावर, ये वाला टेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ इन तीनों में ऐसी क्या मुख्य चीजें हैं? इनमें ये है कि इसमें बेसिकली जो है वीर्य जिसे कहते हैं कि पोटेंस, आपकी बॉडी में जाके आपको खाते समय हो सकता है कुछ चीजें इनमें से ऐसी हो कि ठंडी इतनी ना महसूस हो रही हो, बट अंदर जाने के बाद वो शीत वीर्य की, जो कि कोल्ड पोटेंसी की चीजें, तो आपकी बॉडी की वो कूलनेस मेंटेन रखेगा। और ये सीजन बेसिकली कूल सीजन, जो कूलनेस मेंटेन रखने का सीजन है एक्चुअली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि आप अपने जो माइंड और बॉडी, इन दोनों की कूलनेस इस सीजन में मेंटेन रखें, दैट इज गुड। ठीक है, शुक्रिया सौम्या जी। क्योंकि जब हम आहार पे बात कर ही रहे हैं, तो एक बार हम मनदीप जी से भी पूछ लेते हैं, अगर मनदीप जी के पास कुछ सुझाव हो और उनका क्या कहना है आहार को लेके। आहार, जैसा डॉक्टर सौम्या ने बहुत एलिब्रेट करके ही बताया, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि मधुर, तिक्त और कसाय लेना चाहिए। इसके अलावा 3 और रस हैं, जैसे अम्ल, लवण और कटु। कटु मतलब जो तीखा, मिर्च, बिल्कुल आराम से हम समझ सकते हैं। और अम्ल यानी जो एसिडिक होते हैं, और लवण जो सॉल्टी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं लेना है, लेकिन इसे बहुत ही जो सामान्य से कम मात्रा कर देनी है। और जिनमें ऐसी लक्षण है, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर सौम्या ने, कि मिडिल एज में या ऐसे कोई पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन हो, ये पित्त के लक्षण में भी आता है, जिनका पित्त बड़ा होता है या पित्त प्रकोपित होता है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ी हुई होती है, या फिर जिनको एलर्जिक स्किन डिजीजेज, जिसमें जलन वगैरह, कुछ दाने, फुंसी, फोड़े, इस टाइप की चीजें अक्सर होती रहती है, ऐसे लोगों को इसमें ज्यादा ध्यान देना है।
सामान्य रूप पे भी ध्यान देना है, लेकिन ऐसे लोग इसमें ज्यादा पीड़ित होंगे, तो उनको खट्टी चीजें, नमकीन चीजें या तीखी चीजें, स्पेशली स्पाइसी और बाहर के फास्ट फूड वगैरह ये सब चीजें कहा जाए तो इनको बचाना है। इसके अलावा और भी चीजें रिकमेंडेड है, जैसे कि मछलियां, जलीय जो भी पशु पक्षी हैं, जो लोग नॉनवेज लेते हैं तो स्पेशली फिश वगैरह ये सब नहीं लेने को बताया गया है, या जो भी इस तरह के गरिष्ठ खाने हैं वो भी मना किया गया। इवन भरपेट खाना भी मना किया गया इस सीजन में, हल्का। इसीलिए इस ऋतु संधि जो इस समय शरद ऋतु में पड़ती है, नवरात्र पड़ती है, इसीलिए इसमें हम हल्का खाना, या इवन 9 दिन जो ऋतु संधि होती है उसमें हम व्रत भी करते हैं। और यही ऋतु संधि आती है जब मार्च अप्रैल में, उस समय भी हम व्रत करते हैं, जिसे नवरात्रि के तरीके से हम पर्व की तरह मनाते हैं। हमारे बहुत सारे त्योहार इसी तरीके से पर्व की तरह जोड़ दिए गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे। शुक्रिया मनदीप जी। ठीक है, एक बात और कहना चाहती हूँ, जितने भी दर्शक और पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और हम धीरे धीरे उन सवालों को इसमें एक साथ ले लेंगे। शची जी आप। परफेक्ट, मैं भी यही कहना चाह रही थी, एक तो कि कोई प्रश्न हो तो सभी लोग लिख दें। और मनदीप जी ने आपसे मेरा अगला प्रश्न यही है कि इस दौरान ना कई सारे, हर सीजन में कुछ आम बीमारियां होती हैं जो मतलब जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और जैसे कहा गया आयुर्वेद में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या ऐसा प्रिवेंटिव चीजें हमें करनी है, और किन तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं आमतौर से जिनसे हमें बचाव हो सकता है अगर हम सही तरीके से अपना ऋतुचर्या को करें तो? बिल्कुल, स्पेशली इस सीजन के हिसाब से अभी मैं जिक्र करूं, वैसे तो सारे सीजन के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस सीजन के हिसाब से मैं जिक्र करूं तो वही जो अभी जिक्र हो रहा है कि पित्त का प्रकोप होता है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम पित्त ही होती है। इसके अलावा जो पित्त प्रकृति के जो पित्त प्रकोप से जो डिजीज जिनको पहले से होते हैं, मैंने पहले कंटिन्यू किया, तो उसमें ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं। इसके अलावा फीवर एक सिम्टम है, बुखार, जो हम सामान्य भाषा में, आज के डेट में डेंगू से भी हमें फीवर हो रहा है, कोरोना का अलग ही हमें चल रहा है, और अदर सीजनल फीवर, इवन वो किसी फीवर में नहीं आता, वो सिर्फ सीजन के चेंज होने से, सडन टेम्परेचर चेंज होने से, रात में ठंड होती है, ओश होता है, दिन में गर्मी होती है। ऐसे कुछ लोग जो दिन में बाहर जाते हैं और इवन लेट नाइट तक आ रहे हैं और वो ओपन बाइक या किसी चीज पे, तो उनको अक्सर इस तरह के सीजन के ना चाहते हुए भी ये सडन चेंजेस को से आर पार होना पड़ता है और उससे उनको वो बीमारियां होती हैं। तो इनमें स्पेशली खान पान का और इवन स्वस्थ रहने के लिए ये कुछ औषधियों का भी सेवन जरूरी है। सबसे मेन चीज घर से ही औषधियां शुरू होती हैं, कि घर में हमें कुछ तिक्त औषधियां, जैसे कि अभी डॉक्टर सौम्या ने जिक्र किया कि परवल हुआ, करेला हुआ, इस तरह के, जैसे हम घरों में परवल का सिंपल उबाल कर एक पीस कर, इसका जिसे हम लोग भाषा में चोखा या भरता कहते हैं, पूरब के भाषा में या यहाँ के भाषा में, तो इस तरह की सब्जी या कुछ जिसमें ज्यादा नमक और अम्ल इस तरह की चीजों का एड ऑन ना हो, या कुछ ऐसी औषधियां जो गिलोय है, ये भी तिक्त में आती है, तो इस तरह के कुछ औषधियों का भी सेवन करते हैं, जो आजकल लोग कोरोना से बचाव में भी क्वाथ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू है, एक तो आपने फीवर बताया, मान लीजिए फ्लू इस टाइम सीजन में सीजन चेंज होता है, सीजन के चेंजेस, तो किसी तरीके का काढ़ा वगैरह क्या घर में बनाया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन इस बार इसमें एक और चीज जो कि हम कोरोना के काल से ही सुनते आ रहे हैं कि अदरक, काली मिर्च और ये सब चीजों के काढ़े लेने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी बीच बीच में सुनने वाले कुछ लोगों को उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार 12 महीने एक तरह का वो काढ़ा नहीं लिया जाना चाहिए। ये जनरल परसेप्शन लोगों में नहीं है और बहुत ज्यादा हम लोग दे भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सीजन टू सीजन उस काढ़े में थोड़ा परिवर्तन करते रह जाना चाहिए। जैसे इस सीजन में पित्त प्रकोप है, तो अदरक, काली मिर्च, ये जाहिर सी बात है थोड़ी उष्ण वेर की चीजें होती हैं, ये पित्त का प्रकोप बढ़ा देती हैं, तो इनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। आप तुलसी ले सकते हैं, आप गिलोय ले सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अदरक और काली मिर्च के सेवन को कम कर सकते हैं। अगर डायबिटीज या किसी और तरह की कोई चीज नहीं, तो आप मिश्री का भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं गुड़ के बजाय। नींबू नहीं डालिए,
अक्सर लोग नींबू भी कभी कभी किसी किसी सीजन में डालते हैं। इस सीजन में खट्टे को बचाना है तो नींबू ना डालिए, या नींबू की चाय लोग पीते हैं वो अवॉइड करिए, करने की कोशिश करिए। वाकई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मनदीप जी, सभी के क्योंकि लिए। जाड़ा बढ़ता है तो मेरी अदरक की चाय बहुत बढ़ जाती है, पर आज आपसे मुझे ये जानकारी मिली है कि अदरक कम कर देनी चाहिए। अगर क्योंकि जनरली इसमें लोगों फिर के घर में नहीं, होता है। ऐड ऑन कर नहीं नहीं, जी। शरद ऋतु में कम करनी चाहिए, फिर इसके अच्छा। बाद से आती है हमारी हेमंत ऋतु। हेमंत हाँ हाँ, ऋतु में आप बढ़ा दे सकते हैं, बढ़ा लेकिन सकते हैं। फिर आती है शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी में। उस हाँ समय रुक्षता बहुत बढ़ जाती है, तो फिर हमें अदरक या इस तरह की चीजें कम करनी होती है। उस समय आप देखेंगे खिचड़ी का मौसम आता है, खिचड़ी का, और तिल के लड्डू, और हम लोग मीठे गुड़ और ये सब के सेवन, यानी उस समय मधुर बढ़ा देना चाहिए। तो ये बहुत मंथली ये चेंजेस होने होते हैं, और वो हमारे ट्रेडिशन में बताए भी गए, लेकिन हम लोग अगर उसे फॉलो करें तो। बिल्कुल। वाकई काफी सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशन में बताई गई है, पर हमने कभी ये लॉजिक नहीं समझा कि ये क्यों बताई गई है कि ये नवरात्रों का व्रत है। तो जीवन्या और मिशन समृद्धि के माध्यम से आज लोगों को ये जानकारी भी मिल रही है कि ये नवरात्रों के व्रत क्यों रखे जाते हैं और क्यों हमें अपना खाने को हल्का करने की जरूरत है ऋतु संधि में। सौम्या, सेम प्रश्न आपके लिए भी है, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें मनदीप जी की बात में, कि जो कॉमन आपके पास किस तरीके के मरीज ये शरद ऋतु में ज्यादा आते हैं और किस तरीके का उनका खान पान में आप बदलाव उनको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि और होम रेमेडीज, क्योंकि आज जो हमारा सत्र है कि घरेलू उपचार क्या किए जा सकते हैं। जी। सबसे पहले तो पित्त प्रकोप इस ऋतु में होता है, तो ऑब्वियसली जो पित्त डोमिनेंट होने की वजह से व्याधियां होती है वो ज्यादा होती हैं इस सीजन में। प्लस पित्त को बैलेंस करते करते कभी कभी वात और कफ जो दो दोष हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब कोई रस ज्यादा किसी रस का कंजम्पशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने मधुर तिक्त कषाय आज हमने एडवाइस किया और आपने बहुत सारा स्वीट लेना शुरू कर दिया, या बहुत ज्यादा ठीक है कषाय रस बहुत अच्छा है तो बहुत सारा कषाय रस लेना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से आपका वात और कफ जो 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 दोष जो रसों से बढ़ते हैं उस पर इफेक्ट दिखेगा। तो इसलिए इस सीजन में कभी कभी आपको मिलेगा कि स्नीजिंग हो रही है बहुत ज्यादा, कोल्ड होने लगा, पित्त का बॉडी में ऑलरेडी प्रकोप है फिर भी ठंड लगने लगी। वो इस रीजन से होता है कि कभी कभी हमारे आहार विहार जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अनइंटेंशनली, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें से ऊष्माधिक्य जो सर ने बताया कि टेम्परेचर रेज हो जाता है, सीजनल टेम्परेचर जो होते हैं वो पित्त की वजह से ही होते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको अगर बहुत रेज इन टेम्परेचर हद से ज्यादा है देन यू नीड अ फिजिशियन। बट आप घरेलू जो आप बता रहे हैं होम रेमेडीज में, तो आपको बेसिकली जो है ठंडी जगह पर रहने की जरूरत है अगर आप गर्म की वजह से हो रहा है तो, और अगर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप ऐसी चीजें कंज्यूम करें जो शीत वीर्य की जो मैंने अभी बताई, जैसे जो है प्रीडोमिनेंटली तिक्त रस का जो है ज्वर में यूज करना चाहिए। तिक्त के कुछ एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो जो आपके बिटर प्रीडोमिनेंटली होते हैं वो चीजें कंज्यूम करें। देन एक मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो हम लोग नहीं ध्यान में देते, तो इस टाइम पर पित्त प्रीडोमिनेंट कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि अतृप्ति एक एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगा अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट में जाएंगे और वो प्रैक्टिकली भी देखने में मिलता है। अतृप्ति इज लाइक लैक ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ये आपको लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन सॉरी, तो ये आपको इस ऋतु में ज्यादा मिलेगा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बताएंगे हमें बहुत एम्प्टीनेस है, एकदम किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कहीं भी जो चीजें आज पिछले महीने या 2 महीने पहले तक अच्छी लग रही थी उसमें अब इंटरेस्ट खत्म होने लगा है। तो इसका एक मॉडर्न साइंस ने एक नाम दिया है सैड। सैड स्टैंड्स फॉर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि सीजनल डिप्रेशन होते हैं। इसमें एंजाइटी आपको हो सकती है, या आपको हो सकता है कि मूड चेंजेस, इट्स अबाउट मूड एंड फूड। तो मूड का जो चेंजेस है उसमें आपको देखिएगा कभी इरिटेबिलिटी हो रही है, कभी एकदम एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स है देन यू नीड एन एक्सपर्ट। आप जाके अपने पास में जो भी आपके क्वालिफाइड फिजिशियंस आयुर्वेद के उनको आप दिखाइए,
और अगर फूड की बात की जाए तो इस टाइम पर एपेटाइट चेंजेस भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, बिकॉज पित्त इज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक चेंजेस हैं वो इस सीजन में ज्यादा दिखाई देंगे। एंजाइटी अगर ज्यादा ऑलरेडी पहले से थी और ये शरद ऋतु में आप आ गए हैं तो उस समय एंजाइटी आपकी बढ़ेगी, डिप्रेसिव एपिसोड्स बढ़ सकते हैं। तो यू नीड टू मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स एवरी डे। ये एक सिंपल सोल्यूशन है। अगर इनिशियल फेज में अगर उसके लिए आप पिल्स या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं देन आप रूटीन चेकअप्स करवाइए। ये कुछ सजेशंस हैं। और अबाउट फूड, व्हेन वी कम इनटू फूड तो उसमें आपको आंवले की चीजें, आंवले का कंजम्पशन डेली करना चाहिए ऐसे टाइम पे। बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटेड फूड ना ले, बट इस टाइम पर बहुत गर्म पानी या चाय या फिर कोई भी गर्म बेवरेज जो होता है जैसे कॉफी या कैपुचिनो, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अदर देन दैट कुछ बिहार जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल में क्या चीजें होनी चाहिए, तो इस समय आपको जो सैंडलवुड पाउडर होता है वो आपको बहुत इजीली जो है मिलेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत जो आजकल जिस फॉर्म में मिलता है, और एक वाइट वाला जो चंदन होता है और एक रेड होता है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देन कैम्फर का जो पाउडर होता है और उसके अलावा खस, ये तीनों चीजें या तो मिला के या फिर इसको सिंगल सिंगल भी इसका पेस्ट बना के देन जो लेट इवनिंग्स होती है, जैसे रात होनी शुरू हुई उससे पहले वाली जो इवनिंग का टाइम है, उसमें 2 आवर्स छोड़ के जो टाइम शुरू होता है उस समय अगर पॉसिबल हो तो आराम से टेरेस पे जाके देन आफ्टर अप्लाइंग दैट लेप, वो जो पूरा आपका पेस्ट अप्लाई करने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। मून बाथ इज मोस्ट रिकमेंडेड इन दिस सीजन। इस समय मून बाथ करना चाहिए क्योंकि रितिका जी ने जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि इस समय मून लाइट जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है, तो इस समय कूलनेस वहीं से आपको मिल सकती है क्योंकि नेचर ने आपको ये प्रॉब्लम अगर बॉडी के अंदर दी है पित्त को बढ़ाने की, तो सोल्यूशन भी नेचर के पास ही इसका है। तो दैट आई वुड रेकमेंड। शुक्रिया वैद्य सौम्य जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बोला, और स्पेशली अभी आजकल के टाइम में जब कोरोना के दौर पे सभी लोग बहुत ही काफ़ी एंजाइटी प्रेजेंट थी सभी के मन में, तो आई एम श्योर कि इस मौसम में क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोग वाकई ये चीज़ें कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। पर उसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे अब इस ऋतु के बाद हेमंत और शिशिर आते हैं तो ठंड जैसे बढ़ती है, तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर हम मून बाथ लेते भी हैं ऊपर जाके थोड़ा शाम के समय पे ये लेप लगाएं, तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ठंड हवा ना लगे, क्योंकि इस मौसम में जैसे कोल्ड फ्लू होने के भी बहुत चांसेस है, तो थोड़ा ये जी, इसीलिए मैंने वो पर्टिकुलर टाइम बोला है कि अर्ली जो लेट इवनिंग्स होती है, मतलब नाइट बहुत रात हो जाएगी, देन आपकी कूलनेस बढ़ जाएगी बाहर। अर्ली इवनिंग्स में आपके बॉडी में उस तरह से बैलेंस रहेगा आपका बॉडी के दोष का लेवल कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। एंड इफ यू आर मोर प्रोन टू कोल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि यहीं पर प्रकृति आती है। इफ यू आर पित्त प्रकृति पर्सन, जैसे आप पित्त वात या पित्त कफ है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको एनालाइज करने का भी मैं तरीका बताती हूँ, बट अभी अगर पॉइंट देखा जाए तो पित्त प्रकृति पर्सन अगर आप हैं तो आप ज्यादा प्रोन नहीं होंगे कोल्ड के। अगर आपके अंदर कफ या वात प्रीडोमिनेंट है, पर्टिकुलरली वात, जो वात प्रकृति के लोग हैं, दे आर मोर प्रोन टू कोल्ड एंड कॉफ एंड दीज काइंड ऑफ इलनेसेस। तो उन लोगों को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है कि वो ठंडी हवा का सीधा यूज ना करें। बट फॉर हेल्दी पीपल एंड हु आर पित्त प्रीडोमिनेंट, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी नेचर ने काफी हीट दी है, तो दे हैव टू मेक देमसेल्व्स कूल। तो ऐसे टाइम पर उनको ये चीजें करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद सौम्या जी। तो इसमें एक सवाल बस इसलिए भी शायद मन में आया क्योंकि काफी मतलब ये तो होता है कि ऋतुचर्या तो पालन करना है, पर ऋतु संधि भी एक चीज होती है। तो ऋतु संधि के बारे में हम मनदीप जी से भी थोड़ा समझ लेते हैं। मनदीप जी, आपकी क्या राय है? हाँ, ऋतु संधि जस्ट आप आम भाषा में समझिए तो अगर हम जैसे एसी रूम में रह रहे हों और अचानक से हम बाहर धूप में चले जाएं या बाहर सनलाइट में और गर्मी से सीधे चिल्ड एसी के कमरे में आ रहे हो, तो सडन जो बॉडी को टेम्परेचर महसूस होता है चेंजेस, ये इससे जो हमें दिक्कत होती है, यही इसी
इससे जस्ट आप रिलेट कर सकते हैं ऋतु संधि कि यहाँ पे एक समय होता है कि गर्मी से जस्ट ठंड की ओर जा रही होती है, और उसके बीच का जो मौसम होता है तो वो ऐसा होता है कि दिन में गर्मी और रात में ठंडक। तो हमें दोनों एक ही 24 घंटे में इसे सहना है या उसे बेयर अप करना है। तो वो बैलेंस करके कुछ लोग कर लेते हैं, जैसे वो बहुत तेज धूप में नहीं निकलना, शाम को निकलना या सुबह निकलना ऐसे टाइम पे जिससे ठंडक ना हो, या फिर निकलना तो उससे बचना, डायरेक्ट छाता लगा लिया, या फिर रात में निकल रहे हैं तो वो किसी कवर्ड उसमें ही निकल रहे हैं या अवॉइड भी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से खान पान तो वो उससे बचना है। लेकिन फिर भी कितना भी आप बचे, ऋतु संधि का असर ये होता है कि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी जाता है, यानी कि पेट के जो एक खास टेम्परेचर है जिसपे डाइजेशन की प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, उस खास टेम्परेचर एंड पीएच पे वो चेंजेस हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ भी बाहर का नहीं खाया, हमने कुछ भी गलत नहीं खाया, घर में बहुत सादा खाना खाते हैं, लेकिन मुझे इंडाइजेशन हो गया, मुझे फीवर हो गया। इंडाइजेशन रिलेट होता है थोड़ा सा, उसके बाद ही फीवर आता है। लोग कई बार ये नहीं जानते। जब भी फीवर हो आप हमेशा अपने इंडाइजेशन, आपको इंडाइजेशन तो नहीं है इस चीज़ को जरूर चेक करिए और उसको ट्रीट करने का जरूर कोशिश करिए। डायरेक्ट फीवर की दवा तो लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले अपने इंडाइजेशन को ठीक करिए, उसको ट्रीट करिए। और उसका ट्रीट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहला उपवास करिए या हल्का खाना खाइए या गुनगुना पानी पीजिए या सौंठ का पानी, वो एज पर रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। और जनरल भाषा में तो मैं कहूँगा, अगर आम भाषा में, अगर घर के उपचार में, तो गुनगुना पानी पीजिए और खाने को थोड़ा अवॉइड करिए या पतली खिचड़ी खाइए। अब आपने बताया कि एक और ऋतु संधि आती है जो मार्च अप्रैल, मैंने पीछे जिक्र किया था। उस समय ठंड से गर्मी की ओर जा रहा होता है मौसम। अगेन हम एडॉप्टेड हुए होते हैं ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग, और अचानक से गर्मी शुरू होती है, तो उस समय भी यही चेंजेस होते हैं और उस समय भी हमें व्रत और हल्का, हाँ यहाँ इंडाइजेशन होता है, इसीलिए ऋतु संधि में नवरात्रि बताई गई। वो तो हमारे त्योहार के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो 9 दिन नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि वो 15-20 दिन तक अप्रॉक्स, या वो पूरे महीने तक अप्रॉक्स हल्के भोजन करना चाहिए, यानी आधे पेट का भोजन। और ऐसे ही आहार खाना चाहिए जो सुपाच्य हो, यानी कि बहुत लाइट फूड, कहा जाए तो हैवी फूड नहीं, हाई कैलोरी फूड नहीं, बहुत लाइट फूड खाने चाहिए, जो कि खाने के 1-2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर पच जाए, हमें एनर्जी मिल जाए। ज़्यादातर कोशिश करें तो हम सूप पिएं या फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, अनाज को थोड़ा कम कर दें और गरिष्ठ खाने को कम कर दें, पनीर या नॉनवेज या इस टाइप की चीज़ों को। बहुत इंटरेस्टिंग बात मनदीप जी आप कह रहे हैं। अक्सर जब घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो ये सबसे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा हो जाता है कि कुछ खा नहीं रहे, और तो आप ये कह रहे हैं कि खाना हल्का रखना है, चाहे दाल का पानी भी, मुझे लगता है अगर जैसे सूप नहीं हो सकता है तो दाल का पानी भी हल्का है और ताकत भी देगा। तो इस तरीके का बहुत ही सरल, क्योंकि डाइजेशन ठीक होना चाहिए। आमतौर पे कई डॉक्टर कह देते हैं कुछ भी खा लो, दवाई खा लो और कुछ भी खा लो, पर आयुर्वेद में सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसी बात पे है कि आप खाना अपना रेगुलेट करें तो जल्दी रिकवर करेंगे। मैं सभी श्रोताओं से यहाँ पे हैं या वो अपने भी पहचान वालों से इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करें। जब भी छोटे बच्चों का, स्पेशली अपने छोटे बच्चों वाली बात उठाई, तो मैं वहां पे तो जरूर कहूँगा बड़ों में भी होना चाहिए। छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत आता है, अगर वो बीमार पड़ा तो खिलाए क्या, और बिना खिलाए भी पेरेंट्स को चैन नहीं रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम तो कहेंगे कि लंघन करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को, अगर मेरा भी बच्चा हो तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि वो बिना खाए रह रहा हो, मैं खा रहा हूँ। तो आपको देना है, लेकिन क्या देना है इसको सोचना बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा बिल्कुल चावल का पानी, चावल का माड़, जिसको हमें माड़ कहते हैं, या राइस वाटर, जिसको उबालने के बाद हमें निकलता, सिंपल वो पानी में आप सॉल्ट वगैरह डाल के, या हम तो कुछ औषधियाँ भी रिकमेंड करते हैं जब हम लोग के पेशेंट आते हैं, लेकिन मैं घर में नहीं रखूँगा, तो काले नमक और हींग, घी में थोड़ा सा हींग को छौंक कर उसमें डाल दें। बहुत हल्की मात्रा में हींग डालें, क्योंकि हींग तेज होती है थोड़ी सी, बच्चे को फिर कड़वी लगेगी, बहुत चिटकी भर। और इसके छौंक कर वो चावल के माड़ का पानी, या उसमें दाल भी थोड़ा मिला लिया तो दाल का पानी, सिर्फ इसको पीने को दे पेशेंट बच्चे को, उसकी नीड पूरी हो जाएगी। जैसे हम किसी को ड्रिप चढ़ाते हैं, वो सारी उस तरह से उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी काम आ जाएगा, उसको गुनगुना पानी मिल रहा है जो कि पेट को, इंडाइजेशन को दूर कर रहा है, थोड़ा सॉल्ट आ जा रहा है, थोड़ा हींग आ जा रहा है, तो वो इंडाइजेशन को चेक करता है। और आप खुद देखेंगे कि विदिन कुछ सम आवर में वो बच्चे के मोशन हो जाती है, पेट क्लियर होता है और उसको भूख लगने लगती है और वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। आप बिल्कुल मैजिकल तरीके से देखेंगे कि हमने कुछ नहीं किया घर में,
और बच्चा रिकवर हो गया फीवर से या इंडाइजेशन से। ये तो हर मदर की ड्रीम है कि कड़वी दवाई ना पिलानी पड़े और बच्चा ठीक हो जाए। तो ये तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मनदीप जी और सौम्या जी दोनों के लिए ये प्रश्न है। हमारे साथ एक ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आ रहा है कि शुभा जी का एक क्वेश्चन है कि उनकी बेटे उनका एक बेबी हुआ है, डिलीवरी हुई है 12 अक्टूबर को, तो मतलब 19 ही दिन हुए हैं। एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो शुभा जी आपको। और वो ये जानना चाह रही है कि इस सीजन में वो अपने बच्चे को और खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सौम्या यू वांट, आप लेना चाहेंगे? मनदीप जी आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, हाँ, लेडी है तो विंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मदर्स को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर बेबी बिल्कुल न्यूली बॉर्न है तो बेबी पूरा डिपेंडेंट है मदर पे। तो सबसे पहले तो मदर को अपनी बॉडी के दोषों को जो है बैलेंस करके रखने की जरूरत है। पर्टिकुलरली शरद में जो डोमिनेंट होता है वो पित्त ही होता है, तो उनके भी बॉडी में पित्त इस समय डोमिनेंट रहेगा। बट पोस्ट डिलीवरी जो है वात जो एक है, ये डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ कि डिलीवरी के बाद वात दोष जो है प्रीडोमिनेंट होता है। तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, कई पित्त बैलेंस करने की वजह से आप ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, देन वात डोमिनेंट हो सकता है। हालांकि शरद ऋतु में वात का प्रशमन होता है, पैसिफाई हो जाता है वात, जो कि आपका रेनी सीजन में बढ़ा था। बट पोस्ट डिलीवरी ये चीज एक नेचुरल है, ये हर किसी में। तो आपको क्या करना है कि ऐसी चीजें जो कि वात और पित्त दोनों को बैलेंस करती हो, जो कि ठंडी होते हुए या गर्म होते हुए भी वात और पित्त को ना बढ़ाती हो, इस तरह की चीजें अपने खाने में इंक्लूड करिए। जैसे उसमें से एक इंडियन गूसबेरीज, आंवला जो है वो आपका शीत होने के बावजूद वो वात को नहीं बढ़ाएगा, तो दैट यू कैन हैव। फिर आप जो फीडिंग बेबी को कर रहे हैं वो उसमें ध्यान रखिए कि आप कहीं आप खुद कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है या फिर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है, बिकॉज आपके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो उसी दोष का डोमिनेंस उसके अंदर होगा, तो आप वो बेबी को भी ट्रांसफर करने का रिस्क इसमें हो सकता है। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, रोज मेडिटेट। हालांकि न्यूली बॉर्न्स में आई नो कि देयर इज अ चैलेंज कि आप कैसे टाइम अपने लिए निकालें, बट फिर भी आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स मेडिटेशन का थोड़ा टाइम निकालिए। इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बेबी रोने लगा, आप मेडिटेट करें बीच में से, देन दैट इज आल्सो टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है इसमें। बच्चे को नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, दैट वी मोस्टली मोटिवेट एवरी मदर। और बाकी आपका जो नॉर्मल मैंने अभी ऋतुचर्या के और सर ने जो बताया वो चीजें आप फॉलो करिए, दैट इज फाइन। जूसेस आप ज्यादा लें इस सीजन में, जो फ्रूट्स मैंने बताए तो उन फ्रूट्स पे ज्यादा, इस टाइम पर कच्चा खजूर जो होता है वो अच्छा होता है, तो दैट यू शुड कंज्यूम। ये सारी चीजों का ध्यान आप रखिए एंड एवरीथिंग विल गो। थैंक यू सौम्या जी। अभी आप कह रहे थे ना कैसे एनालाइज करें कि आपका कफ प्रवृत्ति है कि वात है कि पित्त है, तो वो मुझे लगता है कि बार बार ये शब्द आ रहे हैं पर शायद सभी लोग इससे फेमिलियर नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम हमारा क्या प्रीडोमिनेंट वो है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, दोषों के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो वही जो दोष है, प्रदोष, इनमें से कोई दोष मिलके प्रकृति बना। प्रकृति क्या होती है? आपका नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपके माइंड बॉडी सोल का एक तरह से जो रॉ मटेरियल आपका माइंड बॉडी सोल है, उसका एक फाइनल बाय प्रोडक्ट जो होगा वो आपकी प्रकृति होगी। प्रकृति में जो है, हम बेसिकली देह प्रकृति की बात करें, देह प्रकृति में आपका फिजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों चीजें कंबाइन होकर आती है। ये 7 टाइप्स की होती है वैसे तो बेसिकली, अगर आप टेक्सचुअल जाएंगे, बट प्रैक्टिकली जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जो हमारी या आपकी होगी, वो किसी 2 दोषों से मिलकर प्रकृति बनती है। जैसे वात पित्त कफ है, तो एक प्रकृति आपकी पित्त वात हो सकती है, दैट इज पित्त प्रीडोमिनेंट इन कॉम्बिनेशन विद पित्त वात, और दूसरी पित्त कफ हो सकती है, वो पित्त और कफ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
देन वात कफ भी हो सकती है जिसमें वात डोमिनेंट होगा एंड पित्त इज आल्सो देयर। इसी में आप ये कर सकते हैं कि पित्त डोमिनेंट है वात के साथ या वात डोमिनेंट है पित्त के साथ, उसके अकॉर्डिंग भी हर एक की दोष की परसेंटेज डिफर करती है। और यही रीजन है कि ये 7 प्रकृति के अंडर में हम आते हुए भी सब लोग अलग अलग तरह की सोच भी रखते हैं और सब लोग अलग अलग तरह के दिखते भी हैं। तो दिस इज द रीजन बेसिकली। तो इसमें पित्त प्रीडोमिनेंट प्रकृति की हम यहाँ पर बात करें क्योंकि शरद में ज्यादा कॉशियस इन लोग को रहना है। तो पित्त में कुछ अच्छी क्वालिटीज पे पहले मैं बात करूंगी। दीज पीपल आर वेरी ब्रिलियंट, उन लोगों में ब्रिलियंस बहुत अच्छा होता है। जो उनकी कैप्चर करने की कोई कैपेसिटी होती है वो मीडियम होती है, बट दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड उनके फेस पर एक ब्राइटनेस, एक तेज आपको दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा भी कुछ लोगों में होता है कि अरे कुछ फेस पे किया है क्या, बट दैट इज वेरी नेचुरल इन देम कि कुछ करने की एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट ऑल्सो, उनको हर चीजें एकदम परफेक्शन के साथ पसंद होती है। साफ सुथरी जगह, साफ सुथरा रहना, ये उनमें एक बेसिक क्वालिटीज है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और पित्त प्रकृति पीपल आर नॉट टू बी मेस्ड विद, ये एक नेगेटिव क्वालिटी है जो कि बोल सकते हैं कि वो बहुत खतरनाक टाइप के लोग होते हैं कि दे पार्टनर्स नो कि कितना डिफिकल्ट होता है पित्त प्रकृति पीपल के साथ एडजस्ट करना। बट जस्ट देयर आर सम क्वालिटीज दैट आर गुड इन पित्त। आप उनका पेट भर के रखिए एंड उनको ठंडी जगह पे रखेंगे, देन यू कैन मेक एवरीथिंग हैपन। तो ये पित्त प्रकृति की कुछ क्वालिटीज हैं दैट आई वांटेड टू शेयर। वंडरफुल, सो इंटरेस्टिंग कि यू नो कहते हैं ना कि पेट से ही सारा दिल तक आप पहुंच सकते हो, तो अगर स्टमक फुल है तो डेफिनेटली it's about women also in such yes cases. yes absolutely, तो वेरी इंटरेस्टिंग। रितिका, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, एक सवाल और आ रहा है और उनका ये कहना है कि एजेड पर्सन को किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, और मैंने उनसे उम्र पूछी है तो 70 प्लस वो अपनी उम्र बताती हैं, और उनकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं आजकल। आई थिंक उनको ब्लॉकेज थी और स्टंट इम्प्लांट करवाया है इन्होंने, पर उनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिपेशन और बर्निंग सेंसेशन की लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे कि ये ओल्ड एज है तो जाहिर सी बात है, जो प्रकृति के इस पे कहा जाए तो नेचुरल वे में इनमें वात का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। जैसे बताया मिडिल एज में पित्त का, बच्चों में कफ का, और वृद्ध में वात का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा वात प्रीडोमिनेंट भी हम ज्यादा औषधियां नहीं लेते हैं, और बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है कि ओल्ड एज में क्या होता है, जनरली कोई डायबिटिक या हाइपरटेंसिव या इस तरह के कुछ डिजीजेस होते हैं तो क्या वो चिकना खाना बंद कर देते हैं। जो भी चिकना और ये सब खाना बंद करते हैं तो वात इटसेल्फ थोड़ा सा रुक्षता बढ़ने लगती है शरीर में। तो हमें कुछ इस तरह की औषधियों का भी सेवन करना चाहिए, और खान पान में कुछ इस तरह से बैलेंस करना चाहिए कि कुछ लोग बहुत ओवर कॉशियस होते हैं कि बिल्कुल फैटलेस खाना, जैसे कुछ एलोपैथ में भी रिकमेंड कर दिया तो हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं। नॉर्मल ऑयल, स्पेशली रीजन वाइज जो भी ऑयल चल रहा है, जैसे कि हमारे रीजन में सरसों का तेल एक बोला जाता है, ऐसी अलग अलग रीजन में कहीं ग्राउंडनट ऑयल, कहीं नारियल तेल और इस तरह की चीजें रिकमेंड करें। तो नॉर्मल ऑयल जो आपके रीजन को सूट करती है उसको नॉर्मल खाने में डालना चाहिए, और एक निश्चित मात्रा में, ओवर नहीं करना चाहिए लेकिन एक निश्चित मात्रा जरूर लेनी चाहिए। साथ में आप कहेंगे कि थोड़ा सा दूध और देसी घी, स्पेशली गाय का घी, एक नॉर्मल मात्रा में ली जा सकती है। स्पेसिफिक डिजीज में अगर आपको मना किया गया तो बात अलग है, नहीं तो एक नॉर्मल मात्रा में लेनी चाहिए। इवन डायबिटिक पेशेंट को भी, मैं डायबिटिक पेशेंट्स देखता हूँ और उनमें रेगुलर में एक रिकमेंड भी करता हूँ कि इतना ज़्यादा ना करें कि आपको उस पर दिक्कत हो। रही बात आपने ब्लॉकेज वगैरह की बताई, तो उसकी स्पेसिफिक फिर चिकित्सक या जो भी आयुर्वेद में या एलोपैथ में जो भी हो चाहे तो वो स्पेसिफिक कंडीशन और उसको देखते हुए हम रिकमेंड करेंगे। नॉर्मल वे में मैं ये कहूँगा कि उनको गुनगुना पानी का सेवन रेगुलर में लेते रहना चाहिए। कुछ ऐसी खान पान में हैं चीज़ें जो ब्लॉकेज को मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, यानी कफ वर्धक ज़्यादा आहार नहीं लेने चाहिए, तो बहुत एक्सेसिव, तो ये चीज़ें हमें मैं रिकमेंड करूँगा। औषधियाँ कुछ हैं रिकमेंड करने लायक इस सीजन में, स्पेशली इस ऋतु में मैं उनको अश्वगंधा खाने को जरूर बोलूँगा।
उसमें मधुर, तिक्त और कसाय गुड़ होता है, तो इस और मौसम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। शुक्रिया मनदीप जी। और एक उन्होंने अभी एक और बात वो कह रहे हैं कि उनको जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने से शायद उनको हर्पीज की भी शिकायत हुई थी, तो वो स्किन में भी कहीं ना कहीं शायद आ रहा है। तो अगर कुछ और स्किन में दिक्कत आ रही है, अगर रेगुलर में आ रही है, तो अगर वो इस सीजन में शायद उनको बढ़ गई होगी, तो वही चीज जो पित्त प्रिडोमिनेंट चीजें हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक भी अगर हम एलोपैथ की मेडिसिन है, लेकिन आयुर्वेद में अगर हम उसे क्लासिफाई करें तो वो पित्त प्रकोपक होता है। एम आई राइट वैद सौम्या जी? जी मेरे बिल्कुल ख्याल से सर, तो क्योंकि स्किन पर जो है भ्राजक पित्त रहता है एंड दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू दैट। हाँ, तो यही चीज तो आप उन्होंने एंटीबायोटिक लिया एलोपैथ के पर्पज से अपना एंटीफंगल, तो उसके कारण मैं उसमें नहीं बोलने जाऊंगा, लेकिन वो पित्त का प्रकोप हो गया, तो पित्त शामक औषधियां हमारे लिए या खान पान करें, उससे उनको बहुत हद तक रिलीफ होगा। साथ में कुछ और आयुर्वेदिक अगर लोकल एप्लीकेशन वगैरह की चीजें अभी डॉक्टर वैद्य सौम्या जी ने बताया, तो वो चीजें अप्लाई करें, या फिर चिकित्सक से सलाह लें मिलके, क्योंकि फिजिकली देखने से ज्यादा और अच्छे से हमें समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक इश्यूज जो है, जो क्योंकि जो आज हम टॉपिक एड्रेस कर रहे हैं जनरल ऋतुचर्या के बारे में और शरद ऋतु के बारे में कर रहे हैं, पर अगर स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट्स हैं और जिनका आप ऑलरेडी कुछ दवाइयां ले रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मनदीप जी और सौम्या में है कोई लोग, तो उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे आप डायरेक्ट बात करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सही समाधान मिल सकेगा। हाँ, ठीक है। और बिंदु जी का ये भी कहना है कि अगर हम उनको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें दोनों वैद्याओं के, तो हम हाँ। लोग लास्ट में एक स्क्रीन शेयर कर देंगे जिसमें मनदीप जी और सौम्या जी दोनों के कांटेक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। और बिंदु जी और शुभा जी दोनों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू। मैं बीच में एक बच्चे के लिए जो उन्होंने पूछा था, उसमें एक और एड ऑन और करना चाहूँगा कि उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से दूध और घी का सेवन करते रहें, उससे वात और पित्त दोनों का समन होगा। इस समय में उनके अभी के समय में तो उनके लिए ये सबसे रिकमेंडेड है कि दूध और घी जितना हो सके, जितना उनको साथ में हो। साथ में मतलब कि वही अभी शुरू में वैद्य समझ में कोई चीज ऐसा ना हो कि हमने रिकमेंड कर दिया, अब वो आप रोज और एक्सेस में लेने लगे। इस चीज को आपको अपने शरीर को ही देखते हुए, अपने पाचन शक्ति को ही देखते हुए लेना है। तो लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी में रखेंगे तो उनको और जी फायदा बिल्कुल, बने उनकी। बहुत सुंदर बात आपने कही मनदीप जी की, खुद को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए अब सही क्वांटिटी क्या है। तो बीइंग अट्यून टू वन सेल्फ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना क्वांटिटी लेना है, हमें कितना डाइजेस्ट हो रहा है। तो खुद का अवेयरनेस जो है, और उसके लिए मुझे लगता है योग जो है वो अपने आप में एक बेस्ट है। बेस्ट साधन है। तो कुछ उसके बारे में भी अगर थोड़ी सी आप उस पर रोशनी डाल सके कि कुछ ऐसे सिंपल योग आसन जो हमें हमारी बॉडी सोल और माइंड को बैलेंस रख सकते हैं, और स्पेशली इस सीजन के लिए कुछ रेकमेंडेड हो, तो उनके बारे में अगर आप बता सके। पर्सन टू पर्सन होता है, लेकिन सामान्य एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को इतना कॉमन भी कर दिया है कि अब पब्लिक को बहुत अच्छे से ही पता है, और कुछ सामान्य योग हर साल हमारे योगा डे पे ये रेगुलर उसकी पिक्चराइजेशन, उसके वीडियो शेयर भी हो रहे हैं। उनमें से कुछ कॉमन तो आप ध्यान, जो अभी वैद्य सौम्या जी ने कहा कि कई बार उन्होंने मेडिटेशन को टर्म दिया, तो सिंपल ध्यान करने से भी आपका मन शांत होता है, और उसके कई रूप है। तो वो ध्यान करना मेरे ख्याल से सभी लोग को आता है। और हम लोग यहाँ फिर से हम कहेंगे ट्रेडिशनल, कि हमारे ट्रेडिशन में जो मंदिर और ये सब चीजें, चाहे जो भी हम धर्म मानते हो, वहाँ पे हम जाते हैं और जो ध्यान करते हैं, एक्चुअल में वही है। हम एक और जगहों से, हाँ, वहाँ जाके हम कुछ मांगने लगते हैं, वो हम बेचैन होने लगते हैं। हमें वहाँ शांत होना चाहिए और एकाग्रचित होकर बस ध्यान करना चाहिए। तो वो चीज ध्यान हुआ। और बाकी इसके अलावा पर्सन टू पर्सन उनको क्या एलिमेंट है, जनरल बॉडी को चलाने के लिए त्रिकोण आसन और ये सब जो
रिकमेंडेशंस वगैरह हैं वो आपको अगर शेयर करेंगे तो भी मिल जाएंगे। अभी आपने कॉन्स्टिपेशन का स्पेशली मैं बोला, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कह सकते हैं कि पद्मासन या वज्रासन ये अगर करें तो उससे आपको बहुत आराम मिलता है। जिनको गैस वगैरह बनता है तो उत्तान पादासन करे तो उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है। साथ में मैं वही कहूंगा कि मशीन्स टेम्पोररी कुछ दिन के लिए लेना जरूरी होगा। अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो सिर्फ ये आसन करते रहे तो कभी ये दिक्कत आएंगी ही नहीं, अगर रेगुलर में ये इसको हैबिट में रखें। वी आर हैविंग another question। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इस सीजन में सबकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। सौम्या, कोई क्या होम रेमेडी हम ड्राई स्किन के लिए बता सकते हैं? सबसे पहले होम क्योंकि बाजार में तो इतना एक्सपेंसिव और इतना वैरायटी ऑफ क्रीम्स अवेलेबल है, पर घर में हम क्या, पर पहले तो ऐसा नहीं होता था। और अगर मैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचूं तो उनकी स्किन इतनी हमेशा चमकती और ग्लोइंग रहती थी, तो कुछ घर में महिलाएं जरूर करती थी। तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। जी। सबसे पहले तो जो मैंने आपको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में अब तक बताया, तो वो चीजें आप जब फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको अपने बॉडी, स्किन टेक्सचर, स्किन कलर, हर चीज में चेंज धीरे धीरे दिखाई देगा। वो एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा, एक दिन में आपने ऐसा किया तो नहीं होता है। बट स्किन पे अगर लोकल एप्लीकेशन के लिए देखा जाए तो उससे पहले आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर जो होता है उसको हटाने की जरूरत है। बेसिकली आजकल ये चीजें इसलिए ज्यादा हो रही हैं स्किन की प्रॉब्लम्स, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिसेज और अपने घर में भी थ्रू आउट द डे एसी में रहते हैं। और वो जरूरी नहीं है इसी सीजन में, आपके कमिंग सीजन या फिर जो पीछे के सीजन थे उनमें आपने एसी का यूज इतना ज्यादा किया है, तो वो आपके बॉडी में जो स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक करने की वजह से स्वेट बाहर नहीं निकालते। जब वो टॉक्सिक एलिमेंट जो स्वेट है वो किसी दोष के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए, वो अंदर ही ब्लॉक है, देन इट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकली जो ड्राइनेस होती है वो वात की वजह से होती है। जो इससे पहला सीजन था रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु थी, तो उसमें वात प्रीडोमिनेंट होता है। तो उस समय अगर आपने ये कुछ ऋतुचर्या का फॉलो नहीं किया, आपको पता नहीं था या जो भी रीजन रहा हो, तो वही बात नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है अग्रवेट होने के। नेचुरली तो बात इस समय जो है बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। बट अगर आपने ऐसी कुछ चीजें ली है खाने पीने में, या आप लेट नाइट तक जगते थे लास्ट सीजन में, लेट नाइट स्टडीज चल रही थी, या मे बी नेटफ्लिक्स या कुछ चल रहा हो, ऑनलाइन कुछ चल रहा हो, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मे बी दे आर वर्किंग फॉर अनदर कंट्री, तो वो लोग रात में काम कर रहे हैं क्योंकि वहां पर दिन हो रहा है। सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, तो उनको बैलेंस में ना करने की वजह से ये चीजें हो रही है। इसमें सबसे मेजर रीजन मैं एसी को ही दूंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर एसी यूज कर रहे हैं तो उसको अब बंद कर दीजिए, अवॉइड करिए। अगर कूलनेस मेंटेन करने की बात की मैंने, तो इस समय जो आपका घर का कमरा, जो भी रूम सबसे ठंडा है, वो आप ज्यादा यूज में रखें विदाउट एसी। अब लोकल एप्लीकेशन की अगर बात की गई कि ड्राई तो हो गया है मैम, अब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एलोवेरा इज अ वेरी गुड थिंग, गुड जेल, जो कि आपका पित्त का भी शमन करता है, वो आपका कूलनेस भी लाएगा बॉडी में क्योंकि वो शीत बीरी का होता है, और दैट इज वेरी सेफ टू यूज। तो वो आप अपने, अगर आप हेल्थी पर्सन हैं, आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन अप्लाई इट ओवर एंड यूज। इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। एसी इसके अलावा एड ऑन में मैं अगर घर के लिए मैं बताऊं तो एक सद्धौत घृत कहा जाता है। आप इसमें सिंपल देसी घी, स्पेशली गाय की घी हो तो उसको एक किसी भी फैले हुए बर्तन में, यानी कि थाली या परात जैसे चीज़ों में ले लें, बिल्कुल 150 ग्राम ले लें, और उसमें उतनी ही अमाउंट में वाटर डालकर उसे मैसिरेट करें, एक तरह से फैले हुए हाथों से टैचुरेट करें, 5 मिनट टैचुरेट करें, फिर वो पानी को निथार कर, सिर्फ घी को छोड़कर पानी को निथार कर हटा लें, दूसरा पानी डालें। इस तरह से 10, 20, 50 बार या 100 बार आप ऐसे कर लेते हैं तो वो जो घी है वो एक लोशन के रूप में चेंज हो जाता है,
वाटर इन ऑयल बेस में चेंज हो जाता है, जो कि चिपचिपापन नहीं रहता और वो एक आपकी क्रीम के बेस में आ जाता है। आप अगर उस क्रीम का अगर अपने बॉडी पे अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा, आप कभी करके देखें। आप इस समय अब जो लोग भी सुन रहे हो, इमीडिएटली आप फील करेंगे कि फर्स्ट डे से ही आप एक हाथ पे लगाए, जो अभी टीवी में ऐड आता है ना, एक तरफ लगाए और एक तरफ ना लगाए, और आप चेंजेस देख सकते हैं कि एक तरफ का ग्लो और दूसरे तरफ का ग्लो, एक हाथ का ग्लो दूसरे हाथ का ग्लो, बिल्कुल चेंजेस आएंगे और उसमें स्किन में जो रूखापन है वो भी हट जाएगा कुछ दिन बाद। ये अभी के लिए रिकमेंड किया, अभी पित्त थोड़ा डोमिनेंट रहता है। अभी थोड़े दिन बाद दीपावली के पहले आप देखेंगे तो हमारे ट्रेडिशन में एक और चीज आती है, जो ट्रेडिशनल आती है, अब तो शायद शहरों में कम हो गया है, कि सरसों के उपटन करते हैं और वो रात में होलिका दहन में उसको जलाया जाता है। वो एक ट्रेडिशन बनाया गया, लेकिन फैक्ट है कि उस समय रुक्षता, यही जो रुक्षता इस समय बढ़ रही है, वो बढ़ते बढ़ते उस समय तक इतनी बढ़ जाती है, तो जिन लोगों की बहुत बढ़ गई होती है तो वो उस समय सरसों का उपटन करने से आराम मिलता है। जिनकी वात प्रीडोमिनेंट बहुत ज्यादा हो तो वो इस समय भी कर सकते हैं, शाम के समय में करें, दिन में ना करें, क्योंकि दिन में पित्त डोमिनेंट होता है सूरज की वही चंद्रमा की रोशनी में, जैसा मैडम ने बताया। उस समय सरसों का उपटन भी करके और वो कुछ कुछ दिनों पे करके और उसे रखें तो उससे उनके स्किन डिसऑर्डर्स हटेंगे, खत्म हो जाएंगे। कितना ही सिंपल सोल्यूशन है एक्चुअली, और कितना लोग इससे परेशान रहते हैं, स्किन की ड्राइनेस है, इचिंग हो रही है, पर सरसों का तेल और दोनों ही चीजें घर में मौजूद है तो नहीं, सरसों के बीज को पीस कर उसका उपटन भी करने से बहुत फायदेमंद रहता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन आ रहा है वृतिका चैट में? एक मैं भी सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे दाने, जैसे जानकी जी ने पूछा कि दाने भी होते हैं, तो कहीं खून और इसका भी संबंध है क्या, कि खून को करता है क्या अगर पित्त बढ़ रहा है, तो उसका कोई लिंक है? क्योंकि जैसे मेरे पापा के भी मतलब मैं देख रही हूँ कि उनके कुछ छोटे छोटे लाल लाल दाने आ रहे हैं इस पिछले कुछ दिनों से, और बहुत खुजली हो रही है। तो विदिका जी, आपको भी देख के भी थोड़ा सा लगता है, मतलब आपको भी एक तो जो है चेहरे पे, उससे पित्त का प्रकोप का ही है, और वो ब्लड में पित्त के प्रकोप से ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं और उनसे ये चीजें होती हैं। सौम्या जी बताएंगी बिल्कुल बहुत अच्छे से, उनके पंचकर्म में भी बहुत अच्छे उसमें है थेरेपी, तो बिल्कुल। थैंक यू सर। इस टाइम पर अगर कोई डिसऑर्डर है तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, वैसे तो ये हेल्थी पर्सन के लिए भी रेकमेंडेड होता है इस सीजन में, बट अगर कोई प्रॉब्लम्स इस तरह की है जो पित्त प्रीडोमिनेंस की वजह से आ रही है, कोई पित्त की डिसऑर्डर है, तो ज्यादातर इस सीजन में जो शरद ऋतु में है, ऋतुचर्या में ही ये चीज एक इंक्लूडेड है कि आपको इस समय स्नेहपान जो है एक पैसिफिकेशन प्रोसीजर है। इसमें घी के जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ घृत होते हैं वो यूज किए जाते हैं। घी में बहुत सारे हर्ब्स मिला के और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं। देन स्नेहपान के अलावा कुछ 2 पंचकर्म है जो इस सीजन में करने चाहिए अगर आपको अपनी हेल्थ हमेशा मेंटेन रखनी है। और पित्त प्रकृति वालों को एवरी शरद में ज्यादा ये चीजें करानी चाहिए, विरेचन और रक्त मोक्षण। अब यहाँ पे जो दाने की बात आई, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि हम ये पंचकर्म प्लान करते हैं, बट पहले ही जब विरेचन ही करवा दिया उसके बाद ही इसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है। रक्त मोक्षण की जरूरत होती है बिकॉज कुछ दोष जो है वो बॉडी में है, बट वो चीजें कम होने लगती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिसाइड होगा कि आपको विरेचन की, रक्त मोक्षण की जरूरत है या फिर दोनों की जरूरत है या नहीं। ये जो है एक पेशेंट को प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करने के बाद उसकी प्रकृति और उसकी विकृति यानी कि जो डिसऑर्डर आपके अंदर है, जो दोष डिस्टर्ब है, उनके परसेंटेज कितने हैं, उनके लेवल्स कितने, उसके बेसिस पर डिजीज कौन सी है ये पहले डायग्नोसिस किया जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली एक वैद्य आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको विरेचन की या फिर रक्त मोक्षण की जरूरत है। तो ये जो फेस पे दाने आ रहे हैं या कुछ लोगों के हाथ में, बैक में, ये सब इस टाइम पर जो निकल रही है ये सब चीजें, ये पित्त प्रीडोमिनेंस की वजह से है। तो पित्त को बायो प्यूरिफाई कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक गुड पित्त है वो रह जाएगा और बैड पित्त इज कमिंग, एक सिंपल लैंग्वेज।
बहुत सारे लोग सौम्या शायद विरेचन शब्द को से फेमिलियर अभी ना हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। जी, पंचकर्म जो है वो 5 काइंड्स ऑफ थेरापेटिक प्रोसीजर है, जो कि आपका पंचकर्म है डिटॉक्स करने का एक तरीका, और उसके अलावा जो एलाइड थेरेपी, जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पंचकर्म में शिरोधारा भी पंचकर्म है क्या, अभ्यंगम भी पंचकर्म है क्या, तो दीज थिंग्स आर एलाइड थेरेपीज। पंचकर्म में आपके नाम से ही पता चल रहा है, पंच मीन्स 5 एंड कर्म इज द थेरेपीज, तो 5 थेरेपीज का कॉम्बिनेशन जो है पंचकर्म। इसमें वमनम, विरेचनम, वस्ति, नस्यम एंड रक्त मोक्षणम, these 5 procedures are collectively called as पंच। इनमें से जो विरेचन मैंने बताया, ये पर्टिकुलरली आपके बॉडी में अगर पित्त का कोई डिसऑर्डर है तो उसमें हम विरेचन ज्यादा रेकमेंड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या तीनों दोष ही डिस्टर्ब, तो उस कंडीशन में ये किस दूसरी थेरेपी या किस 2 थेरेपीज के साथ इंक्लूड करके देना है पेशेंट में, वो डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंगली। विरेचन में बेसिकली आपका जो है एक प्रोसीजर होता है पूरा, जो कि आपका 1 वीक का आप लगा के चलिए। इसमें पहले स्नेहपान, जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वहां से शुरू होता है। उससे पहले आपका डाइजेस्टिव एनालिसिस किया जाता है कि आपका सब ठीक है डाइजेशन की नहीं। डाइजेशन को एनालाइज करने के बाद अगर वहां पे कहीं पे गड़बड़ी है, तो आपको मेडिसिन कुछ दी जाएंगी, जो कि आपको आपके डाइजेशन को एटलीस्ट इतना इम्प्रूव करे कि वो जो हम लोग स्नेहपान की मेडिसिन दे रहे हैं वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। देन 3, 5 और 7 डेज, ये अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वैरी करता है, दैट वी गिव फॉर स्नेहपान। उसमें आपको कुछ मेडिकेटेड लिक्विड्स दिए जाएंगे, जो कि आपको पीने के बाद वी मेक एन एनालिसिस कि क्या क्या आपके सिम्टम्स में चेंजेस आ रहे हैं। देन आफ्टर दैट जो है मेन प्रोसीजर विरेचन का, 2 दिन और स्नेहन और स्वेदन जो है, स्नेहन स्वेदन जो है ये कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स है, आपने शायद हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुने हो। तो उसमें ये होता है कि ये बॉडी को आपके स्पेसिफिकली आपका जो जहां पर पित्त का कलेक्शन है वो थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी हो सकता है। मे बी जो है ग्रे हेयर हो रहा है या हेयर फॉल जो है वो किसी वजह से, पित्त की वजह से और बात के कॉम्बिनेशन में हो रहा है, तो हो सकता है हेयर की प्रॉब्लम हो, स्किन की, अभी जैसे दीपिका जी ने पूछा तो किसी के स्किन में हो सकता है। तो सब जगह पर जब पित्त फैला हुआ है बॉडी में, तो उसको एक्यूमुलेट करके हम लेकर आते हैं उसकी जगह पर, और देन आपके स्टूल्स के थ्रू जो है उस टॉक्सिन को बाहर निकालना, वो नियरेस्ट रूट होता है आपका, तो स्टूल्स के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। तो ये टोटल प्रोसीजर आपका जो पाचन, मैंने डाइजेस्टिव वाला बोला, वो मिला के, और पूरा लास्ट डे जो विरेचन जो है वो लास्ट डे किया जाता है। उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अवले ऑल्सो, कोई टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, या मे बी कोई लिक्विड फॉर्म में, कभी कभी वो मिल्क के साथ मिला के दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वी डिसाइड कि हमें ये कैसे किस तरीके से देना है। तो 1 वीक का ये प्रोसीजर करने के बाद देन देयर इज द पोर्शन ऑफ डाइट दैट कम्स। तो 3 दिन का आपका डाइट जो है अगर फॉलो हो रहा है, देन आगे का त्याग करके देन वी गो फॉर द नेक्स्ट थेरेपी। ये आपका बेसिक विरेचन का टोटल प्रोसीजर है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल टर्म्स आई नो। एक्सीलेंट, आई थिंक सौम्या, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए पहली बार में समझने में शायद मुश्किल हो, बट डेफिनेटली एक नॉलेज तो पास ऑन हो ही रही है। और मेरे मन में ये बात चल रही है कि अगर ये चीजें हमारी लाइफ में रूटीन में आ जाएं, तो बहुत सारा जो केमिकल वॉरफेयर बॉडी के अंदर करना पड़ता है, अगर जब आप बीमार पड़ते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। तो एक तरीके से अगर कहें कि अगर आपकी इफ बॉडी इज अ मशीन, तो अगर प्रॉपरली हम अपनी कार भी होती है उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते रहते हैं, जिससे कि वो कहीं बंद ना हो जाए। तो एक सिंपल जो सिस्टम है ये, कि अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराते रहेंगे और उसको क्लेंस करते रहेंगे, और जो भी इस तरीके की कुछ अगर चीजें हैं उनको हम क्लीन करेंगे, तो लॉन्जेविटी भी बढ़ती है और हेल्थ भी बढ़ती है। सो इट्स ब्यूटिफुली पुट, आई थिंक। सौम्या जी, मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन के हिसाब से एक
सामान्य लोगों के हिसाब से ये पूछना चाहूंगा। आपने विरेचन की पूरी प्रक्रिया को समझाया 1 सप्ताह और बाद में आहार वगैरह के बारे में भी, पर सिंपल टर्म्स में लोगों को जरा सा ये बता दीजिए कि जो आपने कहा ना स्टूल के माध्यम से निकालते हैं, तो मतलब पेट साफ करवा देते हैं जिससे पेट साफ करना जो है वो सर होगा कि आपका सिर्फ पेट में जो टॉक्सिन्स है वो निकाले जा रहे हैं। आई टोल्ड यू कि ये टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन आपकी अलग अलग जगह पे है। मे बी यू हैव अ हेयर प्रॉब्लम, मे बी यू हैव अ प्रॉब्लम ऑन योर फेस, या फिर हो सकता है आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या जैसे मैंने आपको कुछ मेंटल इलनेसेस बताई, तो विद प्रीडोमिनेंट कभी मेंटल इलनेस भी होती है, उनमें भी हम लोगों को कभी कभी विरेचन यूज करना पड़ता है। तो इट्स अ कंप्लीट क्लेंजिंग, एक पूरी तरह की बॉडी और माइंड आपकी क्लेंज हो रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्टमक। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इसीलिए कह रहा था कि उसको दोषों को, जो भी उसका पित्त दोष है या जो दोष है, उसको इकट्ठा करके एक जगह पर लाके फिर उसको पेट साफ करके या स्टूल के माध्यम से निकालते हैं। इस बीच में आपने और भी कुछ शब्दों का, जैसे आपने खुद भी कहा टेक्निकल टर्म्स उसकी अभ्यंग है, स्वेदन है, तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए कि तेल लगा के कैसे मालिश करना या बिना तेल के कैसे करना। तो अभ्यंग और स्वेदन का थोड़ा सा अगर बता देंगे तो लोगों को वो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि वो कैसे इसको टेकअप कर सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसीजर्स हैं पंचकर्म के, एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो कि कोई ट्रेन थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं या फिर कोई फिजिशियन कर सकते हैं। ये जो है इसमें जो अभ्यंगम और एक नॉर्मल जो आप घर में मसाज कर लेते हैं, जो मालिश जिसे हम कहते हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपके अंदर जो दोष है उसको हम लोग एक्यूमुलेट करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, कुछ जिसे हम मर्म बोलते हैं, मर्म आर द सम ऑफ द वाइटल पॉइंट्स। तो उसके ऊपर आपको कहाँ पे सर्कुलर स्ट्रोक करना है, कहाँ लीनियर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी। आपके हेयर ग्रोथ और सर्कुलेशन पर ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका अभ्यंगम जो है, अभ्यंगम इज वन फॉर्म ऑफ स्नेहन जो आपने अभी नाम लिया। तो ये जो है और एक मालिश, इन दोनों में डिफरेंस है। दूसरी बात रही ऑयल की, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसमें ऑयल ही यूज किया जाए। इसमें कोई घी या कोई और मेडिकेटेड लिक्विड भी यूज किया जाता है कभी कभी, जो कि ग्रीस करे आपके बॉडी को बेसिकली। तो ज्यादातर ग्रीस करने के लिए ऑयल या घी ही यूज होता है, जो कि इट कैन बी वन कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल ऑयल, या फिर हो सकता है कि घी और ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज करे, या हो सकता है कि एक्सक्लूसिवली ऑयल यूज करे, या कुछ लोगों में एक्सक्लूसिवली घृत भी यूज होता है। देन स्वेदन में क्या होता है कि आपकी जब बॉडी प्रिपेयर हो गई प्रॉपरली, आपके दोष आ गए अपनी जगह पर, देन उसके बाद कुछ ऐसे डिकॉक्शंस, जो कुछ ऐसे काढ़े एक जनरल टर्म में बोल सकते हैं, तैयार किए जाते हैं कुछ हर्ब्स को बॉईल करके एक पर्टिकुलर रेशियो में। देन उसकी स्टीम जो है बॉडी के ऊपर जाती है, वो जो आपका स्वेट बाहर निकालती है वो दोष को उसके साथ लेकर आती है आपके स्किन के जो पोर्स हैं उसके थ्रू। तो इसमें सबसे पहले आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपके गट से शुरू होता है, और वो आपके जाता है एक्सटर्नल बॉडी, दैट इज योर स्किन, जो सबसे अपर लेयर ऑफ स्किन होती है। बिकॉज जो आपकी 7 लेयर्स ऑफ स्किन है, उनमें से सबसे ऊपर की लेयर है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट। तो ये स्वेटिंग जो है इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के कि मैम हम तो घर में भी मालिश कर सकते हैं और ये तो पसीना तो हमें आता रहता है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और इसमें जो मेडिसिन यूज करें दैट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट, जो कि एक टेक्निकल चीज है और एक थेरेपिस्ट ही वो कर सकते हैं। Very beautifully explained. I think Mandeep ji and Soumya both have explained everything so simply and beautifully in such a short time. And we are nearing to the end of our program also. We have 10 minutes. So I'll leave it on both of you. Mandeep ji, पहले आपसे कि कोई प्रश्न अगर हम पूछना हमसे छूट गया है, कोई बात जो इस ऋतु के उससे संबंधित आप कहना चाहें आफ्टर लास्ट उसमें, तो जो आप लोगों को बताना चाहें, समथिंग दैट वी हैव मिस्ड, या द टेक अवे थिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस, जैसे भी
First, Mandeep ji and then Soumya. Over to you. मैं यही कहूंगा कि जैसे आज ऋतुचर्या दिनचर्या के अकॉर्डिंग अब मैं डिस्कशन शुरू हुआ, आम पब्लिक में क्या है कि अब धीमे धीमे इन चीज़ों का परसेप्शन कम हो गया है। पहले नहीं था, पहले हमारे किचन में जो भी हर्ब्स रखी होती हैं जिनको आज के डेट में हम उसे सिर्फ मसाले कह के और उसको एक इस तरह के चीज़ों में यूज़ करते हैं जैसे कि वो हमारे टेस्ट बड्स के लिए ही है, ना कि हेल्थ के लिए। धीमे धीमे इस कोरोना ने कुछ हद तक लोगों को सिखाया कि नहीं, उसमें से हल्दी या कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके काम की है, वो सारी चीजें काम की हैं। आप देखेंगे ये अदर कंट्रीज में इसकी ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन इंडिया में है और इसी कारण से हम लोग शायद बहुत हद तक बचे हैं, हमारे डेथ रेट कम रहे। तो हमें उन हर्ब्स के बारे में जानना चाहिए। आप ये भी जानना चाहिए, आप देखेंगे कि हमारे मदर या दादी या आज के डेट में भी जो लोग हैं हो सकता है वो भी जानते हो, लेकिन थोड़ा कम हुआ है कि किस सब्जियों में या किस खाने के साथ कौन से मसाले डालने। हर एक का एक फिक्स्ड है, आप हर एक में हर एक चीज नहीं डाल सकते। कुछ लोग डाल देते हैं स्वाद के लिए, लेकिन नहीं डालना रिकमेंडेड है। उसका यूज जानना जरूरी है, क्योंकि उन सब्जियों के गुण धर्म जानेंगे, एक्चुअल में यूजेस जानेंगे कि वो कौन से दोष को डोमिनेट करते हैं या कम करते हैं, तो हम उसको सबसाइड करने के लिए, अगर वो कोई दोष प्रकोप कर रहे हैं तो उसको सबसाइड करने के लिए हमें कौन सी उसमें वो हर्ब्स डाले, जो मसाले डाले, तो उसको बैलेंस करें और उसका हम बेनिफिशियल गुण लें। दूसरी बात हमारी आती है दिनचर्या और ऋतुचर्या। ऋतुओं के अनुसार अभी हम लोग ने इतना लंबा डिस्कशन किया तो शरद ऋतु पे बेसिकली किया, लेकिन मैंने खुद बताया मंथली ये चेंजेस होते रहते हैं। आप कहते हैं मैं हमेशा ये खाता हूँ, तो वो भी जरूरी नहीं है कि 12 महीने आप वही खाते रहे, ये बिल्कुल गलत है। जरूर आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको मंथली अपना जैसा सीजन चल रहा है उस हिसाब से आपको मंथली चेंज करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम स्प्राउट्स रेगुलर खाते हैं, स्प्राउट्स इज नॉट हेल्दी फॉर रेगुलर इनटेक। तो वो स्प्राउट्स रेगुलरली नहीं, कभी कभी कुछ सीजन में उसको मना किया जाता है, या रेगुलर तो वैसे भी नहीं, क्योंकि वो गैस बनाता है, इस तरह की चीजों के लेके आते हैं पेशेंट की, मतलब मैं हेल्दी चीजें खा रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं, स्पेशली इस सीजन के लिए मैं अभी फिर से रिकमेंड करूंगा। दिनचर्या के लिए भी, तो दिनचर्या भी आपका डेली के हिसाब से और सीजन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन कुछ सामान्य दिनचर्या है वो रिकमेंडेड है। कुछ चीजें जो हेल्दी हैं हमेशा के लिए, दूध है, शहद है, या फिर इस सीजन में अगर मैं कहूँगा कि देसी घी, स्पेशली गाय का घी बहुत अच्छा है। वहीं पे वसा या ऑयल का बहुत ज्यादा यूज ना करें, स्पेशली शरद ऋतु में। ज्यादा ओस का सेवन ना करें रात में, मतलब कि जो बताया कि शाम को चंद्रमा की रोशनी लें, लेकिन बिल्कुल रात में ना घूमें ज्यादा। फिश वगैरह इस तरह की चीजें अगर खाते हैं तो इस सीजन में अवॉइड करें, स्पेशली इस सीजन में जरूर अवॉइड करें। फिश से पित्त का प्रकोप बहुत तेज बढ़ता है। I think now whether Soumya ji want to add something? जी अभी मैंने जो चीजें बताई कि आपको कूलनेस मेंटेन रखनी है अपने बॉडी और माइंड में, तो इसका एक्सेसिव यूज क्या कर सकता है? बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हो जाएगा अगर हम मीठा या फिर कड़वा या फिर ये जो कसेली चीजें हैं ये ज्यादा अगर हम कंज्यूम करें। तो ऐसी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको बोला लास्ट सीजन में जो वर्षा ऋतु थी उसमें आपने ज्यादा ऐसी चीजें खाई होंगी या ऐसे कुछ विहार किए होंगे, जैसे लेट नाइट तक आप जग रहे हो या ड्राई चीजें ज्यादा खाई होंगी, तो उसका इफेक्ट आपको इस सीजन में दिख सकता है। वैसे ही सिमिलरली आपका इस सीजन में पित्त का प्रीडोमिनेंस है, तो आपने बैलेंस करने के लिए कभी पित्त को ऐसी ज्यादा ठंडी चीजें खानी शुरू कर दी या ज्यादा स्वीट चीजें खाई, तो आपको कफ के और जो मेद धातु यानी कि आपको आपका जो वेट गेन का प्रॉब्लम Close. बहुत लोगों को रहता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ सकती है। जो कफ की डोमिनेंट डिजीजेस है जैसे कि जुकाम हो सकता है, या फिर आपको बॉडी में ठंड सी हमेशा महसूस हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी मीठी चीजें खाने की वजह से हो सकती है। देन कषाय रस जो होता है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, अगर उसका यूज आप ज्यादा करें, हालांकि कषाय जो है वो रेयरली लोगों को पसंद में आता है एक्सेप्ट अ फ्यू आर्टिकल्स, तो उनमें अगर कषाय फिर भी आप ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपने फूड में बहुत जरूरत से ज्यादा अगर आप इंक्लूड करें, तो आपको जो टाइट स्टूल्स की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें हो सकती है आपके अंदर। बाकी उसके अलावा जो तीसरा रस है तिक्त रस,
वो ज्यादा कंज्यूम करने से आपके जितने वात के डिसऑर्डर्स है वो आपके अंदर ज्यादा हो सकते हैं। और उसके अलावा धातु, जो बाकी सख्त धातु है, आपके बॉडी का जो नरिशमेंट है वो आपका कम होगा, और धीरे धीरे, जिसे हम आज के आधुनिक युग की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, तो इम्यूनिटी भी आपकी धीरे धीरे, अगर आप ज्यादा कुछ रसों का हद से ज्यादा सेवन करेंगे तो वो भी डाउन जाएगी। तो इस ऋतु में पर्टिकुलरली, जैसे सर ने भी एग्जांपल दिया कि टर्मरिक जो हल्दी है उसका यूज करना चाहिए, तो वो जो है इस समय सच में यूज ज्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पित्त का शमन करते हैं। आंवले का यूज करना चाहिए, घी का यूज करना चाहिए। बट इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज और मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगी, कि मैंने बोला कि ठंडी चीजें ज्यादा खाइए, तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि दही तो ठंडा होता है, वो हम खाते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि दही तो जो है हम लोग गर्मियों में ही ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो तो ठंडा होता है, गले में उसमें अच्छा लगता है खाने के बाद। तो यहीं पर बात आती है वीर्य की, जो बॉडी में जो ड्रग जा रहा है, जो भी आप फूड ले रहे हैं या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी पोटेंसी जो है बॉडी में जाने के बाद उसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है वो ध्यान में आपको रखना है। तो दही जो है वो खाने में आपको हो सकता है गले में ठंडा लगे, बट आपकी बॉडी में जाके अलग अलग चैनल्स में फैलता हुआ वो बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक भी करता है, और वो अंदर जाके आपकी बॉडी की हीट बढ़ाता है, जो कि आपके पित्त से ही रिलेटेड है अगेन। तो आपको शरद ऋतु में खास तौर पे ये सब चीजें को सिखानी। दही एक फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है, उसमें एसिड बनता है, इसलिए भी वो जाहिर सी बात है पित्त प्रकोप करता है, बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप करता है जी। बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दोनों मनदीप जी और सौम्या जी ने दी है। वृतिका, मैंने तो आज एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है क्योंकि और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तो कुछ चीजें बिल्कुल उल्टा कर रही थी, और आज मेरी काफी नॉलेज बढ़ गई है आपसे। और आज केवल 1.5 घंटा, मुझे लगता है कि इस पे और बहुत चर्चा होने की जरूरत है, और हम अपारा जो निरामिया का फेसबुक पेज है उस पे ये इंफॉर्मेशन को निरंतर शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी नॉलेज गैप्स जो हैं इतने सिंपल और इफेक्टिव तरीके से आप लोग ने शेयर किए। थैंक यू सो मच आपके इतना टाइम के लिए, और जो है इतनी इफेक्टिवली बातें बताने के लिए। वृतिका, यू वांट टू शेयर समथिंग? एंड 2 बातें तो एक्चुअली जो मनदीप जी ने कही ना कि हम साल भर एक ही तरीके से स्प्राउट्स ही खाते रहते हैं कि स्प्राउट्स हेल्दी हैं, तो सीजन के हिसाब से खाना चेंज होना चाहिए। एंड जो लास्ट में सौम्या जी ने भी जो बात कही कि जो हम खा रहे हैं उसका पोटेंशियल, उसका एक्चुअली क्या इफेक्ट बॉडी में है, उसको जानना कितना जरूरी है। So those are the two मतलब very simple things to understand, और इसी से एक आदमी बहुत सारी नई चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकता है, जो शुरू से एंड तक बताए कि हमें क्या सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। So beautifully said, I think very valuable for me personally, and I think for all the audience also. थैंक यू। कुछ सवाल ऐसे स्पेसिफिक भी आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है उन दर्शकों से कि हम जब नंबर डिस्प्ले करेंगे तो आप लोग नोट कर लें, और हम चैट बॉक्स में भी नंबर डाल देंगे, तो आप वैद्य से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। I think it's वैद्य जी, सौम्या जी, एक बार नरेंद्र जी को हम बोल सकते हैं कि वो अगर समराइज करना चाहें कुछ शब्दों में, और फिर उसके बाद हम इसकी समाप्ति। And then we have Dr. Shashank, who is a homeopath and who is coordinating the Niramia project also, for a vote of thanks. And meanwhile, we can have the numbers of Soumya ji and Mandeep ji on the screen. जब तक सर अपनी बात को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा हमारे आज के दोनों विशेष जो वक्ता वैद्य मनदीप और वैद्या सौम्या जी का, जिन्होंने इतने सरल तरीके से और कई गूढ़ विषयों को समझाने की कोशिश की है। और जैसा शची ने कहा और वितिका ने भी कहा कि कई चीजें लोगों को स्पष्ट हुई हैं, पर बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस घंटे 1.5 घंटे के सेशन में आयुर्वेद के सूत्रों को हम कुछ सीमा तक ही समझ सकते हैं,
और इस ऋतु के हिसाब से जो आप लोगों ने समझाया है वो बहुत सराहनीय है, पर आगे भी इसको हमें बढ़ाना ही है। और जैसे शची जी ने कहा कि ये निरामय के साथ में हम लोग जो एक हेल्थ रिसोर्स सेंटर डेवलप कर रहे हैं, तो ये नियमित कार्यशालाएं हमारी चलेंगी, जिसमें हम ऋतुओं से लेके और जो इससे जुड़े विषय थे, जैसे आज थोड़ा सा त्रिदोष या प्रकृति के बात की गई, पर ऐसे ही जो रस की बातें हुई, पर जिनके स्पष्टीकरण की शायद और आवश्यकता है कि जो 6 प्रकार के रस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या असर करते हैं, या धातुओं की जो बात हुई, ये गूढ़ विषय हैं। तो धीरे धीरे इन विषयों पर भी जो जिसका जन सामान्य से संबंध है कि हम अपने भोजन में 6 के 6 रस रहने चाहिए, तो किस सीजन में कौन सा रस ज्यादा हो, बाकी कम हो, या अति न होने पाए जो वर्जित है, इन बातों को धीरे धीरे एक एक करके हम लोग अलग अलग कार्यशालाओं में, चाहे वो अगली जो हमारी इस विषय से रिलेटेड कार्यशाला है वो उस इस ऋतु के या अगली ऋतु के हिसाब से भोजन कैसे पकाया जाए, या किस तरह का भोजन खाना चाहिए, या किस तरह से भोजन का सेवन करना चाहिए। तो जो आहार के ये विषय हैं, इनको हम लोग आगे चल के टेकअप करेंगे। और जैसे शची जी ने कहा कि ये जो चर्चाएं हुई हैं कि किन सब्जियों में या किस तरह के भोजन में मधुर रस ज्यादा है, किसमें तिक्त रस ज्यादा है, किसमें कषाय रस ज्यादा है, इसकी जानकारी हम फेसबुक पेज पर भी शेयर करते रहेंगे और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी। और जैसे मैंने बताया, हमारे पब्लिकेशंस में भी ये सब चीजें रही हैं, और हम आगे भी ये जो अवेयरनेस के काम है, इसकी कुछ वीडियो फिल्म्स की एक सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक लाएं। क्योंकि आजकल कई बार बहुत सारी फेसबुक और यूट्यूब और वीडियो जो आते हैं वो बैलेंस नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते, और कई बार वो कंफ्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां विशेषज्ञ नपी तुली जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पर सरल भाषा में लोगों तक शेयर कर सके। और आपकी जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं उनके लिए वैद्य मनदीप और वैद्या सौम्या जी के नंबर और मेल आईडी वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग उनको नोट कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक कंज्यूमर्स का या एक कम्युनिटी फोरम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो इससे अनुभव होते हैं, जहां लाभ होता है या जो लाभ नहीं होता है, जो प्रश्न होते हैं, उनको भी शेयर करेंगे। तो एक कम्युनिटी की फोरम भी हम या कंज्यूमर की फोरम भी बनाएंगे। और इसी तरह जो हमारे चिकित्सक हैं बंधु, उनका जो अनुभव आता है अलग अलग रोगियों के अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, उनका भी एक प्लेटफॉर्म हम एक प्रैक्टिशनर्स कलेक्टिव बना रहे हैं। एक हमने पॉलिसी लेवल के इश्यूज को भी प्रमोट करने के लिए एक कम्युनिटी या कलेक्टिव ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड प्रमोटर्स भी बनाने का प्रयास किया है, और उसमें लगातार हम लोग लगे हैं। तो ये जो भी इससे जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, वो सब इसमें अपने अलग अलग रोल लेके आगे बढ़ सकते हैं। और उससे हम और आगे भी बढ़ेंगे कि जैसे जो औषधियां हैं कहाँ मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, कच्ची औषधियां हैं, खेती किसानी कहाँ से अच्छी तरह से प्रकृति से इकट्ठा करके लाई जाएं, कैसे कहाँ मिलती हैं, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तमाम विषयों पर धीरे धीरे हम लोग इन चर्चाओं को एक नियमित रूप में करते रहेंगे। और एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और हमारे जो दोनों मॉडरेटर्स में इस चर्चा को बहुत रोचक रूप से और बहुत सुलभ और सरल रूप से प्रस्तुत किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और अभी एक शशांक जी अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के नाते आपके सामने धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शशांक जी। शशांक जी। थैंक यू सर। आदरणीय डॉक्टर NN मल्होत्रा, सचिव जीवनी सोसाइटी, श्रीमती सची सिंह, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मिशन समृद्धि के सम्मानित सदस्यगण एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी सामाजिक प्रतिभागीगण,
सबसे पहले मैं डॉक्टर शशांक गुप्ता अपनी एवं जीवनी सोसाइटी की ओर से हमारे आज की कार्यशाला के आमंत्रित वक्ता वैद्य मनदीप जायसवाल जी एवं वैद्या सौम्या जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से और सरलता से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। शरद ऋतुचर्या के बारे में हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया और उसके साथ साथ पंचकर्म के कुछ पंचकर्म में भी वैद्या सौम्या जी ने कुछ प्रकाश डाला, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए मैं डॉक्टर NN मल्होत्रा, श्रीमती सची सिंह, श्री प्रमोद पांडे, सुश्री विक्ता पांडे, मिशन समृद्धि के समस्त सहयोगी एवं कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागी को धन्यवाद करता हूं। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि यह कार्यशाला आप सब लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी एवं इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को आप सभी अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी ही अन्य कार्यशालाओं में भी आप सभी भाग लेंगे एवं अन्य लोगों को भी इस तरह की कार्यशाला में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सभी को पुनः धन्यवाद और पुनः हम लोग मिलेंगे। को धन्यवाद। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जैसे रसों का आपने कहा था और खाने में लास्ट में हम पान लेते हैं, तो वैसे ही मैं कहूंगा कि इस सीजन के लिए स्पेशली हम गुलकंद वाली मीठी पान लें, तो हमारा मधुर, तिक्त और कसाय तीनों पूरा हो जाता है। तो वो भी रिकमेंड है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये फिनिशिंग किरचा आपने पान का दे दिया। और लखनऊ के लिए तो ये बातें बहुत खास हो गई। लखनऊ वाले हो या बनारसी हो, इतना खाने के बाद पचाने के लिए चाहिए ना, तो वो एक 200 का संबंध भी हो जाए जो अति को हो गई हो, और सीजन और ये पाचन के लिए कितना उपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन वो मीठा पान होना चाहिए, गुलकंद वाला, मसाला तंबाकू वाला नहीं होना चाहिए। तंबाकू वाला नहीं, सही बात है। जो पित्त का वर्धन करेगा, जो पित्त का वर्धन करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। नमस्कार। नमस्कार।